लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है माइक्रोस्फीयर्स। और ये जो दोस्तों माइक्रोस्फीयर्स होते हैं वो जनरली जो है वो सॉलिड पार्टिकल होते हैं और माइक्रो रेंज में और स्फेरिकल शेप के पार्टिकल्स होते हैं। माइक्रो रेंज से मतलब है मेरा इनका जो पार्टिकल साइज होता है वो 200 माइक्रोमीटर से कम होता है और इनका जो शेप होता है वो होता है स्फेरिकल शेप। तो दोस्तों आगे हम लोग डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो वीडियो है ये शुरू से लास्ट तक आप पूरा देखिएगा तो आपको सारे कॉन्सेप्ट माइक्रोस्फीयर्स के बारे में समझ में आ जाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं ये जो माइक्रोस्फीयर्स होते हैं ये जैसा कि मैंने बताया इनका जो साइज होता है वो 200 माइक्रोमीटर से कम होता है और ये बने होते हैं नेचुरल और सिंथेटिक पॉलीमर से जो कि बायोडिग्रेडेबल होते हैं। बायोडिग्रेडेबल से मतलब होता है कि ये बॉडी में जाने के बाद अपना जो है वो खुद ही डिग्रेड हो जाते हैं और आसानी से बॉडी से निकल जाते हैं। इनका एक्सक्रीशन जो है वो आसानी से हो जाता है। इसके बाद जो है अब हम बात करें यहाँ पे कि इनमें जो है ड्रग किस तरीके से इनकॉर्पोरेट होती है। तो ड्रग जो है इनमें या तो डिस्पर्स्ड रहती है या फिर डिसॉल्व्ड रहती है थ्रू आउट द पार्टिकल मैट्रिक्स। तो इससे क्या होता है ये कैसा रिलीज शो करते हैं, ये कंट्रोल्ड रिलीज पैटर्न शो करते हैं। और दोस्तों कंट्रोल्ड रिलीज होता क्या है, कंट्रोल्ड रिलीज का मतलब होता है कि कोई भी डोजेस फॉर्म जिससे ड्रग जो है वो किसी प्री डिटरमाइंड रेट पर और प्री डिटरमाइंड अमाउंट जो है वो रिलीज होता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमने कहा 1 माइक्रोग्राम पर ml पर मिनट की जो है वो स्पीड से जो है इसमें फ्लो हो या फिर ड्रग जो है वो रिलीज हो 1 माइक्रोग्राम पर ml पर मिनट। हर मिनट में हर ml में 1 माइक्रोग्राम ड्रग जो है वो उस डोजेस फॉर्म से रिलीज हो तो इसे हम कहते हैं कंट्रोल्ड रिलीज। कंट्रोल्ड रिलीज को हम दूसरे आसान शब्दों में इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ये जो थेरेपेटिक इंडेक्स या थेरेपेटिक विंडो होती है उसमें जो है ये लीनियर लाइन आती है, मतलब स्ट्रेट लाइन आती है। जिससे होता क्या है कि ड्रग रिलीज जो होती है वो कॉन्टिन्यूअस मोड में होती रहती है और एक ही रेट पर यहाँ पे जो है वो लीनियरिटी आती है जिससे मैक्सिमम जो है थेरेपेटिक इफेक्ट हमें मिल जाता है। आगे हम लोग बात करें कौन कौन से पॉलीमर्स यूज्ड होते हैं या कौन कौन से पॉलीमर यूज किए जाते हैं माइक्रोस्फीयर्स को बनाने के लिए। तो इसमें जो है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, केमिकली मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट्स, इस तरीके के जो है वो नेचुरल पॉलीमर्स इस्तेमाल होते हैं। प्रोटीन्स जैसे कि एल्ब्यूमिन, जेलेटिन, कोलेजन। कार्बोहाइड्रेट्स जैसे स्टार्च, अगरोज, कैराजिनम, चितोसन। और केमिकली मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि पॉली एक्राइल डेक्सट्रान या पॉली एक्राइल स्टार्च। ये जो है नेचुरल पॉलीमर्स हैं जो माइक्रोस्फीयर्स को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सिंथेटिक पॉलीमर्स की हम लोग बात करें तो सिंथेटिक पॉलीमर में जैसे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर दो तरीके की कैटेगरीज इस्तेमाल होती हैं। तो बायोडिग्रेडेबल में होते हैं जैसे लैक्टाइड्स एंड ग्लाइकोलाइड्स और उनके कोपॉलीमर्स, इसके अलावा पॉली एल्काइल साइनोएक्राइलेट्स और पॉली एनहाइड्राइड्स। जबकि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स होते हैं उसमें एक्रोलिन, ग्लिसरीडाइल मेथाक्राइलेट और पॉली एनहाइड्रेट ये जो है वो इस्तेमाल होते हैं। आगे बात करते हैं माइक्रोस्फीयर जो है उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए या क्या क्या जो है क्राइटेरिया होना चाहिए अच्छे माइक्रोस्फीयर्स के लिए। तो सबसे पहले तो इनमें जो माइक्रोस्फीयर्स होते हैं उनमें एबिलिटी होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन को इनकॉर्पोरेट करने की। मतलब कोई भी माइक्रोस्फीयर है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग जो है वो अपने पास या अपने साथ में लोड कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग डिलीवर की जाए माइक्रोस्फीयर्स के थ्रू। ये जो है पहली रिक्वायरमेंट होती है आइडियली। दूसरी बात है कि जो स्टेबिलिटी होती है प्रिपरेशन की सिंथेसिस के बाद वो जो है उसकी एक्सेप्टेबल शेल्फ लाइफ होनी चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पे शेल्फ लाइफ होती क्या है। तो शेल्फ लाइफ का मतलब होता है T90 से इसको डिनोट किया जाता है और T90
T90 को भी मैं मॉडिफाई करके आपको आसान शब्दों में बता दूं। T90 को हम डिनोट करते हैं शेल्फ लाइफ को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि T½ होता है अर्ध आयुकाल, उसका मतलब होता है कि किसी भी प्रिपरेशन का 50% उसकी ओरिजिनल वैल्यू का जब रह जाए तो उसे हम कहते हैं T½ ठीक है। इसी तरीके से T90 जब ओरिजिनल वैल्यू का 90% जो है वो रह जाए, मतलब 10% डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाए, तो उसे हम कहते हैं शेल्फ लाइफ। और शेल्फ लाइफ जो है वो यूज होती है डिटरमाइन करने के लिए किसी भी प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट को। इससे जो है किसी प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट को हमें जो है डिटरमाइन करने में आसानी हो जाती है। इसके लिए इस्तेमाल होता है ये पैरामीटर। कौन सा पैरामीटर? शेल्फ लाइफ। तो आगे बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों कि कंट्रोल्ड पार्टिकल साइज और डिस्पर्सिबिलिटी एक्वस व्हीकल फॉर इंजेक्शन में इनका जो है कंट्रोल्ड पार्टिकल साइज होना चाहिए, मतलब इक्वल साइज डिस्ट्रीब्यूशन हो, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्पर्सिबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए एक्वस व्हीकल के अंदर जो कि इंजेक्शन के थ्रू इस्तेमाल किए जाते हैं। रिलीज ऑफ एक्टिव रिएजेंट और एक्टिव इंग्रेडिएंट विद अ गुड कंट्रोल ओवर अ वाइड टाइम स्केल। तो ये भी अगली रिक्वायरमेंट होती है माइक्रोस्फीयर के लिए कि इनका जो रिलीज है एक्टिव ड्रग है या एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जिसे हम ड्रग कहते हैं, एपीआई कहते हैं, उसका रिलीज जो है वो प्रॉपर मैनर में, कंट्रोल्ड मैनर में जो है लंबे समय तक होता रहे। बायो कंपैटिबल होना चाहिए, मतलब बॉडी के साथ, बॉडी फ्लूइड्स के साथ इसकी कंपैटिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। और ससेप्टेबिलिटी टू केमिकल मॉडिफिकेशन, हम आसानी से इनमें केमिकल मॉडिफिकेशन जो है वो कर सकें। ससेप्टेबल होना चाहिए केमिकल मॉडिफिकेशन के लिए। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट सी रिक्वायरमेंट हैं जो माइक्रोस्फीयर के लिए होती हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि देखिए यहाँ पे मैं आपको डायग्राम से भी ये समझा दूं। जैसे ये है पॉलीमर मैट्रिक्स, तो यहाँ पॉलीमर की बनी हुई मैट्रिक्स है, इसमें जो है वो ये ड्रग यहाँ पे जो है वो इसमें इनकॉर्पोरेट है या डिस्पर्स है या फिर डिसॉल्व है, ठीक है। तो ये जो है पॉलीमर मैट्रिक्स है ड्रग के साथ में। अब जो है इसको हमने शेप में लाने के लिए, मतलब प्रिपरेशन जो भी मेथड इस्तेमाल किया, बहुत तरह तरह के मेथड्स इस्तेमाल होते हैं माइक्रोस्फीयर बनाने के लिए, तो हमने कोई सा भी प्रिपरेशन मेथड लिया और हमने प्रिपेयर कर दिया माइक्रोस्फीयर, ठीक है। तो माइक्रोस्फीयर अब हम कैरियर सिस्टम के साथ माइक्रोस्फीयर को जो है वो बॉडी में डिलीवर कर सकते हैं टू द स्पेसिफिक साइट। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है माइक्रोस्फीयर का। अब बात करते हैं कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कौन कौन से प्रिपरेशन मेथड्स जो है वो इस्तेमाल होते हैं माइक्रोस्फीयर्स को बनाने के लिए। तो दोस्तों इसमें जो है सबसे पहला जो मेथड है वो है सिंगल इमल्शन टेक्निक। सिंगल इमल्शन टेक्निक में क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन या सस्पेंशन लेते हैं पॉलीमर का, या पॉलीमर का एक्वस सॉल्यूशन या सस्पेंशन हम बना लेते हैं, उसको स्टिर करते हैं और सोनिकेशन कर देते हैं। इसके बाद जो है वो डिस्पर्जन बनाते हैं हम दूसरा ऑर्गेनिक फेज में ऑयल और क्लोरोफॉर्म को लेकर। तो अब हमारे पास दोनों फेजेस रेडी हो गए, एक्वस फेज और ऑर्गेनिक फेज। अब हम क्या करते हैं, इसमें क्रॉस लिंकिंग करा देते हैं। तो क्रॉस लिंकिंग कराने पर हम क्या कराएंगे, कैसी क्रॉस लिंकिंग कराएंगे, केमिकल क्रॉस लिंकिंग। तो इससे हमारे जो है वो माइक्रोस्फीयर्स आ जाते हैं ऑर्गेनिक फेज में, ठीक है। ऐसे ही दूसरा यहाँ पर स्टेप हम करते हैं हीट डिनेचुरेशन, इससे भी जो है वो हमारे माइक्रोस्फीयर आ जाते हैं ऑर्गेनिक फेज के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम कर देते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, वॉश कर लेते हैं माइक्रोस्फीयर्स को और सेपरेट कर लेते हैं। तो यूनिफॉर्म जो है वो साइज के माइक्रोस्फीयर्स हमें मिल जाते हैं, इस टेक्निक से बनकर तैयार हो जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सिंगल इमल्शन टेक्निक। दूसरा जो मेथड है वो है डबल इमल्शन टेक्निक। डबल इमल्शन टेक्निक में कैसे हम माइक्रोस्फीयर्स बनाते हैं, इसमें हम सबसे पहले एक्वस सस्पेंशन बना लेते हैं प्रोटीन या पॉलीमर का ड्रग के साथ में। फिर हम क्या करते हैं, डिस्पर्जन बनाते हैं ऑयल ऑर्गेनिक फेज का, होमोजेनाइजेशन करते हैं, और जो है वाइग्रस से मतलब है वाइग्रस होमोजेनाइजेशन, मतलब हम तेजी से जो है इसे होमोजेनाइज करते हैं। तो बन जाता है हमारा प्राइमरी या फर्स्ट इमल्शन। अब हम इसमें ऐड करते हैं एक्वस सॉल्यूशन पॉलीविनाइल अल्कोहल का PBA, तो बनाते हैं, फिर हम क्या बन जाता है हमारा मल्टीपल इमल्शन। अब सिंगल इमल्शन
या प्राइमरी इमल्शन क्या होता है और मल्टीपल इमल्शन क्या होता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। जैसे एग्जांपल के तौर पे ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन जो होता है, यहाँ पे क्या है, दो फेजेस हैं, ठीक है। एक ऑर्गेनिक फेज है, ऑयली फेज होता है, और दूसरा एक्वस फेज। तो ये कैसा है, ये है प्राइमरी इमल्शन या सिंगल टाइप का इमल्शन। जबकि जो मल्टीपल इमल्शन होता है वो किस तरीके से, उसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे वाटर इन ऑयल इन वाटर, तो ये देखिए मल्टीपल इमल्शन सिस्टम बन गया। पहले हमने ऑयल इन वाटर का प्राइमरी इमल्शन बनाया, फिर हमने इसमें फर्दर ऑयल और ऐड कर दिया, तो अब यहाँ पे क्या बन गया, मल्टीपल फेजेस हैं। तो मल्टीपल फेजेस को हम क्या कहेंगे, मल्टीपल इमल्शन। मल्टीपल इमल्शन बना लिया, इसके बाद हम ऐड करते हैं लार्ज एक्वस फेज। तो लार्ज एक्वस फेज जब हम ऐड कर देते हैं इसमें, तो इससे क्या है, फिर हम क्या करते हैं, डिनेचुरेशन या हार्डनिंग हो जाती है माइक्रोस्फीयर्स की। माइक्रोस्फीयर्स हमें सॉल्यूशन में दिखने लग जाते हैं, इन्हें हम सेपरेट कर लेते हैं और वॉश कर लेते हैं, और इसके बाद साथ ही साथ हम क्या कर देते हैं, ड्राई कर देते हैं। तो हमें अल्टीमेटली जो है वो फाइन माइक्रोस्फीयर्स मिल जाते हैं इस टेक्निक के थ्रू। अगली जो टेक्निक है वो है पॉलीमराइजेशन टेक्निक। पॉलीमराइजेशन टेक्निक में हम किस तरीके से बनाते हैं माइक्रोस्फीयर्स को। सबसे पहले इसमें दो टेक्निक इस्तेमाल होती हैं, एक तो नॉर्मल पॉलीमराइजेशन और दूसरा इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन। नॉर्मल पॉलीमराइजेशन में हम क्या करते हैं कि जो मोनोमर होते हैं, बायोएक्टिव मटेरियल और कैटालिस्ट, इनको हम लेते हैं, इनका हम पॉलीमराइजेशन कर देते हैं। मोनोमर क्या होता है दोस्तों, मोनोमर का मतलब होता है सिंगल यूनिट। जब सिंगल यूनिट होती है तो ऐसी कई सारी सिंगल यूनिट्स को जब कंबाइन किया जाता है तो वो बन जाते हैं पॉलीमर, ठीक है। कई सारी मोनोमर यूनिट मिलकर क्या बनाती हैं दोस्तों, पॉलीमर। अब ये पॉलीमर रिएक्शन होती कैसे है, जब हम मोनोमर लेते हैं, बायोएक्टिव मटेरियल लेते हैं और कैटालिस्ट लेते हैं, तो पॉलीमराइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है, पॉलीमर ब्लॉक्स बनने लगते हैं, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, मैकेनिकल फ्रेगमेंटेशन कर देते हैं, और इससे हमारे क्या बन जाते हैं, माइक्रोस्फीयर्स। तो ये तो था सिंपल या नॉर्मल पॉलीमराइजेशन मेथड। जो इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन मेथड होता है उसमें क्या करते हैं, मोनोमर लेते हैं या बायोएक्टिव मटेरियल लेते हैं, एक को सॉल्यूशन बनाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का, NaOH का, विद इनिशिएटर, सरफेक्टेंट और एवब CMC स्टेबलाइजर। CMC का मतलब होता है क्रिटिकल माइसेलर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लेते हैं, अब इनका एक डिस्पर्जन बनाते हैं और स्टीयरिंग कर देते हैं वाइग्रसली, तेजी से। तो अब हमारा क्या बनता है, माइसेलर सॉल्यूशन बन जाता है पॉलीमर का एक्वस मीडियम के अंदर, ठीक है। माइसेलर सॉल्यूशन, माइसेल क्या होती है दोस्तों, माइसेल जो है CMC पर जब सरफेक्टेंट को जब हम किसी सिस्टम में ऐड करते हैं तो सरफेक्टेंट की वो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन जिस पर माइसेल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं उसे हम कहते हैं CMC, क्रिटिकल माइसेलर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब किसी भी सरफेक्टेंट की वो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन जिस पर माइसेल्स बनना स्टार्ट हो जाएं। अब ये दोस्तों जो माइसेल्स होती हैं वो कुछ इस तरीके से होती हैं, बहुत सारे जो है वो सरफेक्टेंट के जो पार्टिकल होते हैं, मोनोमर्स होते हैं, वो इस तरीके से जो है वो ओरिएंट हो जाते हैं और बनाते हैं एक माइसेल, एक पॉकेट टाइप की फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं माइसेल, और ऐसी कई सारी माइसेल जब सॉल्यूशन में आ जाती हैं, बन जाती हैं, तो उसे हम कहते हैं माइसेलर सॉल्यूशन पॉलीमर का। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं इनका दोस्तों, इनका कर देते हैं पॉलीमराइजेशन, और हमारे जो है माइक्रोस्फीयर्स इस टेक्निक से भी बन जाते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, वॉश कर देते हैं और ड्राई कर देते हैं, तो हमारे अल्टीमेटली जैसे हमें फाइन माइक्रोस्फीयर्स जो चाहिए होते हैं वो हमारे डिजायर्ड माइक्रोस्फीयर्स हमें मिल जाते हैं। अगला जो मेथड है वो है फेज सेपरेशन कंजर्वेशन टेक्निक। इसके थ्रू कैसे माइक्रोस्फीयर्स बनाए जाते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम एक्वस और ऑर्गेनिक सॉल्यूशन लेते हैं पॉलीमर का। एक्वस या ऑर्गेनिक सॉल्यूशन बना लेने के बाद पॉलीमर का, फिर हम इसमें ऐड कर देते हैं ड्रग ऐड करने के बाद जो ड्रग है वो डिस्पर्स या डिसॉल्व कर दी जाती है पॉलीमर सॉल्यूशन में। फेज सेपरेशन होता है, तो फेज सेपरेशन होने से जो पॉलीमर रिच ग्लोब्यूल्स हैं वो हमें मिल जाते हैं। फिर इनको हम क्या करते हैं, इनकी हार्डनिंग करा देते हैं, और जो माइक्रोस्फीयर्स हैं वो हमारे बनना स्टार्ट हो जाते हैं एक्वस या ऑर्गेनिक फेज में। इन्हें हम सेपरेट कर लेते हैं और ड्राई कर लेते हैं, और हमारे जो है डिजायर्ड माइक्रोस्फीयर्स बन जाते हैं। तो ये सारी दोस्तों टेक्निक्स हैं, बहुत सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैंने आपको बता दिए हैं।
अब दोस्तों बात करते हैं करेक्टराइजेशन की। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है तो वीडियो को दोस्तों अभी लाइक कर दीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों अपने जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ हमारी वीडियोस को शेयर ज़रूर किया कीजिए, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और एक और काम आप छोटा सा जो है वो सपोर्ट अपना दिखाया कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो है कुछ कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दिया कीजिए। अभी जैसे मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पे कि जो माइक्रोस्फीयर्स होते हैं, माइक्रोस्फीयर की तरह एक जो है दो टर्म इस्तेमाल होते हैं, माइक्रोस्फीयर और माइक्रो कैप्सूल। तो माइक्रोस्फीयर और माइक्रो कैप्सूल दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बात करते हैं करेक्टराइजेशन की, तो पार्टिकल साइज और शेप जो है वो करेक्टराइज किया जाता है। किससे किया जाता है? लाइट माइक्रोस्कोपी टेक्निक से, जैसे कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ये जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें ये यूज़ किया जाता है विजुलाइज करने के लिए माइक्रोस्फीयर्स को। दोनों ही टेक्निक इस्तेमाल होती हैं, लाइट माइक्रोस्कोपी और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ठीक है, इससे डिटरमाइन किया जाता है शेप और आउटर स्ट्रक्चर माइक्रो पार्टिकल्स का। दूसरा जो है वो है इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर केमिकल एनालिसिस। तो इसमें क्या होता है, जो सरफेस केमिस्ट्री होती है माइक्रोस्फीयर्स की वो डिटरमाइन की जाती है यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी फॉर केमिकल एनालिसिस। तो इससे हमें पता चलता है सरफेस डिग्रेडेशन के बारे में, बायोडिग्रेडेबल माइक्रोस्फीयर्स के। अगला जो करेक्टराइजेशन मेथड है वो होता है एटीन्यूएटेड टोटल रिफ्लेक्टेंस FTIR, फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जो FTIR होता है वो यूज किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए पॉलीमर मैट्रिक्स के डिग्रेडेशन को ऑफ द कैरियर सिस्टम। तो जो सरफेस होता है माइक्रोस्फीयर का वो इन्वेस्टिगेट किया जाता है मेजरिंग ऑल्टरनेटेड टोटल रिफ्लेक्टेंस। डेंसिटी डिटर्मिनेशन किया जाता है, कैसे करते हैं? डेंसिटी डिटर्मिन करने के लिए इसमें जो है मेज़र करते हैं मल्टी वॉल्यूम पिक्नोमीटर के थ्रू जो है डिटरमाइन कर लेते हैं डेंसिटी। इसी तरीके से अगला करेक्टराइजेशन मेथड या टेक्निक है वो है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो Micro electrophoresis is an apparatus used to measure electrophoretic mobility of microsphere। तो जो है इससे हम क्या करते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को डिटरमाइन कर लेते हैं। किससे? जो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी होती है माइक्रोस्फीयर की उसको मेजर करके हम क्या डिटरमाइन कर लेते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। अगला है सरफेस कार्बोक्सिलिक एसिड रेजिड्यू। ये भी डिटरमाइन किया जाता है मेजर करके इसके रेडियो एक्टिव ग्लाइसिन पार्ट को। ठीक है, द रेडियो एक्टिव ग्लाइसिन कॉन्जुगेट इज प्रिपेयर्ड, इसे प्रिपेयर किया जाता है C14 ग्लाइसिन इथाइल एस्टर हाइड्रोक्लोराइड विद द माइक्रोस्फीयर। सरफेस अमीनो एसिड रेजिड्यू, ऐसे जो है बहुत सारे करेक्टराइजेशन जो है बहुत सारे मेथड्स के थ्रू हम जो है करेक्टराइज करते हैं माइक्रोस्फीयर्स को। सरफेस कार्बोक्सिलिक एसिड रेजिड्यू, सरफेस अमीनो एसिड रेजिड्यू, ये सब जो है डिटरमाइन कर लेते हैं। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कैप्चर एफिशिएंसी। तो माइक्रोस्फीयर जो है कितनी ड्रग को कैप्चर कर पा रहा है, कितनी ड्रग लोडिंग कैपेसिटी है उसको हम डिटरमाइन कर लेते हैं। ठीक है, द कैप्चर एफिशिएंसी ऑफ माइक्रोस्फीयर्स और द परसेंटेज एंट्रैपमेंट कैन बी डिटरमाइंड बाय अलाउइंग वॉज्ड माइक्रोस्फीयर्स टू लाइज। तो हम निकालते कैसे हैं, परसेंटेज एंट्रैपमेंट इज इक्वल टू एक्चुअल कंटेंट अपॉन थ्योरेटिकल कंटेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इससे हमें पता चलता है कि जो है वो किसी माइक्रोस्फीयर्स में कितनी ज़्यादा ड्रग जो है वो लोड हो पा रही है, उसकी मैट्रिक्स में जो है वो कितनी ड्रग डिस्पर्स या डिसॉल्व हो पा रही है, कितनी कैपेसिटी है या कैप्चर करने की कितनी एफिशिएंसी है माइक्रोस्फीयर की, ये डिटरमाइन कर लेते हैं। अगला जो करेक्टराइजेशन टेक्निक या मेथड है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसे भी हम जो है वो डिटरमाइन कर लेते हैं मेजर करके उसकी वेटिंग प्रॉपर्टीज को माइक्रो पार्टिकल्स की। तो दोस्तों ये सारी जो टेक्निक्स थी वो थी करेक्टराइजेशन मेथड्स माइक्रोस्फीयर्स के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखें अपना और अपनी फैमिली का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।